दोस्त, ये एआई पॉडकास्ट है, पर इसके पीछ काउंटलेस ह्यूमन एफर्ट्स लगे हैं। आपका ऑनेस्ट फीडबैक ही हमें और बेहतर बना था। और हान एक्सपर्ट्स आपके सारे डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। एआई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लर्निंग अब और तेज, फन। तो चलिए आज मानव सभ्यता की बिल्कुल शुरुआती परतों को खोलते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें एनसीईआरटी की किताब और कुछ वीडियो अंश शामिल हैं जो हमें मेसोपोटामिया की दुनिया में ले जाएंगे। हाँ, मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक का इलाका। ये दजला और फरात इन दो नदियों के बीच बसा था। अच्छा, ये नाम भी यूनानी भाषा से ही आया है। मेसोस यानी मध्य और पोटामोस मतलब नदी, तो नदियों के बीच की धरती। और ये वो जगह है जहाँ दुनिया के कुछ पहले शहर बसे, जहाँ लिखना सीखा गया। ये सभ्यता अपनी संपन्नता, अपनी शहरी जिंदगी, साहित्य, गणित और हाँ खगोल विज्ञान के लिए भी जानी जाती थी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मतलब हुआ कैसे, कैसे वो खाना बदोशी से लोग बसे, खेती की और फिर शहरों का वो पूरा ताना बाना बुना गया। इसकी शुरुआत तो जाहिर है वहां के भूगोल से करनी पड़ेगी। देखिए, ये पूरा इलाका एक जैसा नहीं था। जो उत्तर पूर्व का हिस्सा था वो हरा भरा था, मैदान थे, पहाड़ों पर जंगल भी थे और बारिश भी ठीक ठाक होती थी। माना जाता है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले वहीं हुई, करीब मान लीजिए 7000-6000 ईसा पूर्व के आसपास। और फिर उत्तर का इलाका वो अलग था। हाँ, वहाँ स्टेपी घास के मैदान थे, तो वहाँ पशुपालन खेती से ज्यादा अहम था। लोगों की आजीविका का बड़ा जरिया था वो। ठीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प है दक्षिणी हिस्सा। वो रेगिस्तानी था, पर नदियों की जो लाई हुई उपजाऊ मिट्टी थी उसने उसे बिल्कुल सोने जैसा बना दिया था। अच्छा। और यही वो जगह है जहाँ पहले शहर और लेखन कला ये दोनों चीजें पनपी। नदियां सिर्फ उपजाऊ मिट्टी ही नहीं लाती थीं, वो सिंचाई का साधन थी। नहरों का पूरा जाल बिछाया गया था और हाँ, वे व्यापार और परिवहन का मुख्य रास्ता भी थी। फुरात नदी तो एक तरह से विश्व मार्ग जैसी थी उस जमाने में। हाँ, यानी नदियों ने जमीन तो तैयार कर दी, लेकिन सिर्फ उपजाऊ जमीन होने से ही तो शहर नहीं बस जाते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग गांव से निकलकर शहरों में बसने लगे? कोई खास वजह रही होगी? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। शहर दरअसल जरूरत से पैदा हुए। एक बड़ी वजह थी श्रम का विभाजन। स्पेशलाइजेशन जी, जिसे कहते हैं। श्रम विभाजन मतलब सोचिए, किसी को पत्थर तराश कर औजार बनाने हैं। हाँ। ठीक है, अब उसे तांबा या रांगा चाहिए। किसी को मुहर बनानी है तो उसे खास तरह का पत्थर चाहिए। हाँ। ये सब चीजें हर जगह तो मिलती नहीं थी। अच्छा, हाँ, सही बात है। तो अलग अलग हुनर वाले लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी होगी। बिल्कुल। व्यापार बढ़ा, और जब चीजों का लेन देन इतना बढ़ गया तो उनका हिसाब किताब रखना, उन्हें जमा करना, इन सब के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। यहीं से फिर सामाजिक संगठन की जरूरत महसूस हुई। व्यापार को नियंत्रित करना, अनाज और दूसरी चीजों का भंडारण करना, इतने सारे लोगों के बीच तालमेल बिठाना, ये सब बिना किसी सिस्टम के मुमकिन नहीं था ना। हाँ, बिल्कुल। और इसी जरूरत ने, आप कह सकती हैं, लिखित रिकॉर्ड रखने की नींव डाली, जिससे आगे चलकर लेखन कला का विकास हुआ। उरुक एक बड़ा उदाहरण है। शुरुआत में मंदिर शायद छोटी कच्ची ईंटों के पूजा स्थल जैसे रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़े होते गए। अच्छा। और ये सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं रहे, ये उत्पादन केंद्र बन गए। व्यापार यहीं से नियंत्रित होता था। अच्छा। अनाज जमा होता था, हिसाब किताब रखा जाता था। ओह। देवता जैसे उर के चंद्र देवता थे या प्रेम और युद्ध की देवी इनाना, ये सब शहर के मालिक माने जाते थे एक तरह से। अच्छा। और मंदिर ही खेतों, मछली पालन और पशुधन को भी नियंत्रित करते थे। लेकिन क्या ये सारा विकास एकदम शांति से हुआ? मतलब पानी और जमीन जैसी चीजों पे झगड़े भी तो होते होंगे ना? अरे बिल्कुल होते थे। और इन झगड़ों ने भी शहरों के विकास में अपनी भूमिका निभाई। नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, या कभी नदी में गाद जम जाने से पानी रुक जाता था तो ऊपर और नीचे के इलाकों के लोगों में टकराव होता था। इन लड़ाइयों से कुछ लोग नेता बनकर उभरे। आप उन्हें युद्ध प्रमुख कह सकते हैं। और ये नेता अपनी ताकत कैसे बढ़ाते थे? वो लड़ाई जीतते थे, लूट का माल अपने साथियों में बांटते थे, युद्ध बंदियों को गुलाम या रक्षक बना लेते थे, और अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, लोगों की नजर में सम्मान पाने के लिए वे मंदिरों को दान देते, उन्हें और भव्य बनवाते थे। अच्छा, तो इससे उन्हें एक तरह की धार्मिक स्वीकृति मिल जाती थी। हाँ, बिल्कुल। उनकी सत्ता को वैधता मिलती थी। जैसे उरुक शहर का जिक्र है, जो 3000 ईसा पूर्व तक 25 हेक्टेयर में फैल गया था। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ा हुआ, शायद मोहनजोदड़ो से भी दोगुना, और उसके चारों तरफ दीवारें भी थीं। हाँ, बहुत बड़ा शहर था।
और ये सब बनाने के लिए जाहिर है बहुत संसाधन और लोग लगे होंगे। तो लोग कहाँ से आते थे? स्रोतों से पता चलता है कि इसके लिए अनिवार्य श्रम भी करवाया जाता था। मतलब लोगों को शासक या मंदिर के लिए काम करना पड़ता था। अच्छा, बेगार जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही, जिसके बदले उन्हें अनाज या राशन मिलता था। इसी दौर में तकनीक भी आगे बढ़ी। कुम्हार के चाक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा, कांसे के औजार बनने लगे, जिससे खेती और दूसरे काम आसान हुए। तो ये सब बदलाव, बढ़ता व्यापार, ये जटिल होता प्रशासन, मंदिरों का प्रबंधन, इन सब ने एक और बड़ी चीज को जन्म दिया जिसका जिक्र हमने पहले किया था, लेखन कला। सही, बिल्कुल। जब लेन देन इतना बढ़ गया, मंदिरों में इतना सामान आने जाने लगा, तो भाई सब कुछ याद रखना तो नामुमकिन हो गया था। यहीं से लिखने की जरूरत पैदा हुई। तो ये शुरुआती लिखावट कैसी दिखती थी? क्या अक्षर थे? नहीं, अक्षर नहीं। सबसे पुरानी पट्टिकाएं जो मिली है लगभग 3200 ईसा पूर्व की, वो मिट्टी की बनी है। उन पर चित्र जैसे निशान बने हैं और संख्याएं उकेरी गई हैं। अच्छा, चित्र। हाँ, उरुक के मंदिरों से ऐसी लगभग 5000 सूचियां मिली हैं, जिनमें बैलों, मछलियों, रोटियों वगैरह का हिसाब है। ये एक तरह से शुरुआती अकाउंट बुक्स थीं, समझ लीजिए। और फिर ये चित्र धीरे धीरे वो कीलाक्षर लिपि, मतलब क्यूनिफॉर्म, उसमें बदल गए। हाँ, वही हुआ। लिखने के लिए गीली मिट्टी की तख्ती पर सरकंडे की तीखी नोक से दबाकर निशान बनाए जाते थे। वो निशान कील या पच्छर जैसे दिखते थे, इसीलिए इसे कीलाक्षर यानी क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ओ, इसलिए कीलाक्षर। हाँ, और मिट्टी सूखने पर ये रिकॉर्ड एकदम पक्के हो जाते थे। अब हर लेन देन के लिए अक्सर एक नई पट्टिका बनानी पड़ती थी। यही वजह है कि खुदाई में हजारों की तादाद में ये मिली हैं। ये तो कमाल है। तो क्या लिखने का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब किताब तक ही सीमित रहा या और कामों में भी आया? नहीं, जल्दी इसका दायरा बढ़ गया। लगभग 2600 ईसा पूर्व तक लिपि ज्यादा विकसित हो गई थी। उस समय भाषा सुमेरियन थी। अब इसका इस्तेमाल शब्दकोश बनाने में होने लगा, कानूनों को दर्ज करने में, राजाओं की जीत और उनके कामों का बखान करने में, यहाँ तक कि जमीन के सौदों को कानूनी मान्यता देने के लिए भी होने लगा। और भाषाएं? क्या सुमेरियन ही अकेली भाषा थी जो इस लिपि में लिखी जाती थी? लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा बोलने वाले लोग आए और धीरे धीरे अक्कदी ने सुमेरियन की जगह ले ली। अच्छा। लेकिन कीलाक्षर लिपि का इस्तेमाल अक्कदी लिखने के लिए भी होता रहा और ये सिलसिला अब मानिए 2000 साल से ज्यादा चला। बाद में लगभग 1400 ईसा पूर्व से अरामाइक भाषा का प्रभाव बढ़ा। ये हिब्रू से मिलती जुलती है और 1000 ईसा पूर्व के बाद तो काफी फैल गई थी। आज भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। क्या उस समय पढ़ना लिखना आम बात थी? ये लिपि तो सुनने में ही काफी जटिल लग रही है। सैकड़ों निशान। आम तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत मुश्किल था सीखना। इसीलिए साक्षरता बहुत कम लोगों तक सीमित थी। शायद कुछ गिने चुने प्रशासक और लिपिक, जिन्हें स्क्राइब्स कहते हैं। राजा अगर पढ़ना लिखना जानता था तो इसे बड़े फख्र से दर्ज करवाया जाता था कि देखो हमारा राजा पढ़ा लिखा है। लिपिकों का काम बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में वो एनमरकर और रट्टा के शासक की कहानी भी है, जो शायद बताती है कि लिखने की शुरुआत कैसे हुई होगी। हाँ, वो कहानी काफी दिलचस्प है। संक्षेप में बताऊं तो उरुक के राजा एनुमरकर को अरट्टा से कुछ कीमती चीजें मंगवानी थीं। दूत कई बार गया, लेकिन संदेश इतना लंबा और पेचीदा हो गया कि दूत उसे ठीक से याद ही नहीं रख पाया। अच्छा। तब एनुमरकर ने चिकनी मिट्टी की पट्टिका ली और उस पर कीलाक्षर में संदेश लिखवा दिया। कहते हैं लिखने का ये पहला प्रयास था। जब अरट्टा के शासक ने उसे देखा तो वो हैरान रह गया। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे बढ़ती जरूरतें, व्यापार और शायद राजसी शान दिखाने के लिए लेखन जरूरी हो गया। तो ये लेखन कला जो प्रशासन और व्यापार के लिए इतनी जरूरी थी, ये असल में शहरों की जिंदगी का ही एक हिस्सा थी। चलिए अब स्रोतों के आधार पर उर जैसे शहर के अंदर झांक कर देखते हैं। वहां का जीवन कैसा था, खासकर 2000 ईसा पूर्व के आसपास। हाँ, और उर और उरुक जैसे शहरों की खुदाई तो 1840 के दशक में शुरू हुई थी और ये काफी लंबे समय तक चली। यूरोपीय लोगों की इसमें खास दिलचस्पी थी क्योंकि बाइबल के पुराने नियम में शिमार यानी सुमेर का जिक्र आता है। ओह, बाइबल में भी? हाँ, और बाइबल की जो जल प्रलय की कहानी है नूह वाली, वैसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के गिलगमेश महाकाव्य में भी मिलती है, ज़ियुसूद्र नाम के पात्र के साथ। तो ये कनेक्शन उन्हें खींचता था। तो खुदाई में उर शहर कैसा मिला? क्या वहां आज के शहरों जैसी कोई प्लानिंग, कोई व्यवस्था दिखी? नहीं, वैसी प्लानिंग तो नहीं दिखी।
उर की गलियां संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। ऐसा लगता है कि माल ढुलाई के लिए पहियों वाली गाड़ियों की जगह शायद गधों का इस्तेमाल ज्यादा होता होगा। अच्छा। घरों के प्लॉट भी एक जैसे साइज के नहीं थे, मतलब कोई खास नगर नियोजन नहीं था। जैसा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में एकदम ग्रिड पैटर्न दिखता है, वैसा यहाँ नहीं था। और साफ सफाई, पानी की निकासी का क्या इंतजाम था? मोहनजोदड़ो में तो बढ़िया नालियां थीं। मोहनजोदड़ो जैसी सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां यहाँ नहीं थीं। घरों का गंदा पानी नालियों या मिट्टी के पाइपों से घर के अंदर बने आंगन के हौजों में जाता था, जिन्हें सम्प्स कहते हैं। अंदर आंगन में। हाँ, और एक और दिलचस्प बात पता चली। लगता है लोग घरों का कूड़ा कचरा शायद गलियों में ही फेंक देते थे। अरे। हाँ, जिससे धीरे धीरे गलियों की सतह ऊंची होती गई और फिर लोगों को अपने घरों की दहलीज भी ऊंची करनी पड़ती थी ताकि बारिश का पानी या कीचड़ अंदर ना आए। अच्छा, घरों के अंदर का जीवन कैसा था? घरों में कमरे अक्सर एक आंगन के चारों ओर बने होते थे और रोशनी दरवाजों से ही अंदर आती थी, खिड़कियां कम होती थी। इससे शायद घरों के अंदर ज्यादा गोपनीयता रहती होगी। परिवार आमतौर पर एकल होते थे, जिसमें पिता मुखिया होता था। शादी की अपनी रस्में थी और दुल्हन को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था, जो उसकी अपनी संपत्ति मानी जाती थी। और समाज में क्या मान्यताएं थीं? कुछ अंधविश्वास वगैरह? हाँ, अंधविश्वास तो काफी फैले हुए थे। हमें ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिन पर शकुन अपशकुन लिखे हैं, मतलब ओमन टैबलेट्स। अच्छा। जैसे घर की दहलीज ऊंची हो तो धन आता है, या सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खोले तो ये भाग्यशाली होता है, और अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुलता हो तो माना जाता था कि पत्नी पति के लिए दुख का कारण बन हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़ा अजीब है। सकती। हाँ, और कुछ साधारण घरों के फर्श के नीचे शवों को दफनाए जाने के सबूत भी मिले हैं। ओह, घर के नीचे ही? वाकई ये रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत दिलचस्प झलकियां हैं। अच्छा, मारी शहर का भी जिक्र आता है। वो एक व्यापारिक केंद्र था। हाँ, मारी। ये फरात नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित एक बहुत अहम व्यापारिक शहर था। यहाँ किसान और पशुचारक दोनों तरह के समुदाय रहते थे और उनके बीच कभी-कभी लेन-देन तो होता ही था, झगड़े भी होते थे। मारी के शासकों का एक विशाल महल भी मिला है खुदाई में, बहुत बड़ा, जो उस समय के व्यापार और प्रशासन के महत्व को दिखाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, मेसोपोटामिया ने आने वाली दुनिया को क्या दिया, उसकी विरासत क्या है? मेसोपोटामिया की विरासत तो बहुत गहरी और बहुत व्यापक है। शहरी जीवन का जो पूरा विचार है, एक संगठित समाज का ढांचा, ये सब कह सकते हैं कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई। और दुनिया का पहला माना जाने वाला महाकाव्य गिलगमेश की कहानी, वो यहीं की देन है। समुदाय, संस्कृति, ये सब यहाँ खूब फला फूला। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान तो शायद सबसे ज्यादा याद किया जाता है ना? निश्चित रूप से। गणित और खगोल विज्ञान में उनकी उपलब्धियां तो मतलब हैरान करने वाली हैं। आप ये सोचिए, आज हम जिस तरह समय नापते हैं, साल में 12 महीने, महीने में 4 हफ्ते, दिन में 24 घंटे और घंटे में 60 मिनट, ये 60 पर आधारित गणना प्रणाली, ये सेक्सियाजेसिमल सिस्टम, ये सीधे मेसोपोटामिया की देन है। क्या बात है, ये 60 मिनट वाला सिस्टम उनका है। हाँ, हजारों साल पुरानी ये खोज आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी व्यवस्थित थी, कितनी आगे की थी। ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। और गणित में? गणित में उन्होंने गुणा, भाग, वर्गमूल निकालना सीख लिया था। यहाँ तक कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी गणना के तरीके भी उनकी पट्टिकाओं पर मिलते हैं। कमाल है। खगोल विज्ञान में भी वो बहुत आगे थे। उन्होंने तारों और तारामंडलों का बाकायदा रिकॉर्ड रखा, उनके नाम रखे, और सूर्य और चंद्र ग्रहण कब होंगे इसका हिसाब लगाना भी सीख लिया था। और ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची कैसे? बिना लिखे तो ये मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल, लेखन कला के जरिए ही ये संभव हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान को मिट्टी की पट्टिकाओं पर सहेज कर रखा, और इसी वजह से आज हम उनके बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। बाद के शासकों ने भी इस ज्ञान को सहेजने का काम किया। जैसे असुरी शासक थे अशुरबनीपाल। उन्होंने 7वीं सदी ईसा पूर्व में निन्वे में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय बनवाया, जहां हजारों पट्टिकाओं को जमा किया गया। इतिहास, साहित्य, ज्योतिष, शकुन, भजन, कविताएं, सब कुछ एक तरह से ज्ञान का खजाना। क्या कोई ऐसा भी था जिसे आज के पुरातत्वविदों की तरह पुरानी चीजों में दिलचस्पी रही हो, मतलब इतिहास को जानने में? हाँ, एक दिलचस्प उदाहरण मिलता है। बेबीलोन का जो आखिरी शासक था, नेबोनिडस, उसे इतिहास से बड़ा लगाव था। उसने पुरानी मूर्तियों और अभिलेखों को खोजा, मंदिरों की मरम्मत करवाई। वो एक तरह से अपने अतीत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं शायद।
तो हमने देखा कि कैसे दजला और फरात के बीच की उस उपजाऊ जमीन पर पहले गांव बसे, फिर जरूरत और चुनौतियों के बीच बड़े-बड़े शहर खड़े हुए, और कैसे लेन देन और राजकाज संभालने के लिए लेखन जैसी क्रांतिकारी चीज का आविष्कार हुआ। हाँ, उनकी गणित, खगोल विज्ञान और खासकर समय को नापने की उनकी समझ, वो तो आज भी हमारे साथ है। बिल्कुल। ये कहानी है इंसानी समाज के धीरे-धीरे जटिल होने की, चुनौतियों से जूझकर नए रास्ते निकालने की और सबसे जरूरी, ज्ञान को सहेज कर आगे बढ़ाने की। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है कि मेसोपोटामिया ने हिसाब किताब और प्रशासन को दर्ज करने पर इतना जोर क्यों दिया? क्या ये चीज उन्हें दुनिया की दूसरी शुरुआती सभ्यताओं से अलग बनाती है, जिन्होंने शायद कला, दर्शन या अभिव्यक्ति के किसी और रूप को ज्यादा महत्व दिया हो? या फिर ये सोचें कि पानी के प्रबंधन जैसी चुनौतियां जिनका सामना उन्होंने किया, वो आज भी दुनिया के कई हिस्सों के लिए कितनी बड़ी सच्चाई हैं, कितनी प्रासंगिक हैं। नमस्ते दोस्तों, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी डाउट्स आपकी कॉन्सेप्ट्स पे होंगे वो एक्सपर्ट सॉल्व करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो। और हाँ, ये सारा नॉलेज फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना। बस सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों, अगर पॉडकास्ट पसंद आए, एक लाइक जरूर देना और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करो। मुझे आपकी बातें पढ़ने में हमेशा मजा आता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, लगता है कि हम एक सही लर्निंग फैमिली बना रहे हैं।